हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी एंड स्वीट भी है। तो आप लोग को पसंद आएगी, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड गुई से होती है जो कि रीबॉर्न हुई है, लेकिन उसे इस बारे में पता तक नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिकल गर्ल है। इस बात का भी उसे अंदाज़ा नहीं है। वो यहाँ विलेज में रहती है और अकेली अपना पूरा फार्म चलाती है। गुई अपने मुर्गे को उठाकर कहने लगती है कि आखिर इतने सालों से मैं तुम्हें पाल रही हूँ, लेकिन आखिर तुम अभी तक कोई अंडे देने लायक क्यों नहीं हो। तो ये मुर्गा, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल वाला मुर्गा है, वो सोच रहा होता है कि मेरी बॉस को क्या हो गया है। रीबॉर्न होने के बाद तो वो भूल ही चुकी है कि वो कौन है। वो इतनी पावरफुल है कि वो एक उंगली से पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकती है। गुई ने जो डॉग पाली होती है वो भी बहुत स्पेशल डॉग होता है और गुई को इस बात का पता भी नहीं है। साथ ही जो उसका झाड़ू है वो भी बहुत ही स्पेशल वाला झाड़ू है और उसके अंदर भी एक स्पेशल पावर है। वो भी बेचारा अपसेट होता है कि वो इतना स्पेशल झाड़ू है कि उसे वो स्पेशल काम कर सकती है, पर वो यहाँ उसे मामूली चीज़ें क्लीन करती रहती है। फिर गुई अपने वेजिटेबल्स को पानी देने लग जाती है और सोचती है कि ये कोई काम के नहीं है। मैं 3 सालों से इन्हें पानी दे रही हूँ, इसे अच्छे से ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, पर अभी तक ग्रो ही नहीं हुआ। तो ये लोग आपस में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो 1000 साल पुराना एक जिनसंग है, यानी कि एक मेडिसिनल प्लांट जो कि बहुत ही कीमती होता है, तो वो इतनी जल्दी थोड़ी ना ग्रो करेगा। फिर दूसरी तरफ हम गुई के घर वालों को देखते हैं। यहाँ पर गुई की मॉम उसके भाइयों से कहती है कि तुम में से कौन आखिर विलेज जाकर गुई को पिक करके लेकर आएगा। तो बड़ा भाई जियांग तो साफ मना कर देता है कि मॉम मैं उसे नहीं लाने वाला, मैं तो सिर्फ चाओ को ही अपनी रियल सिस्टर मानूंगा, उसे नहीं। तो गुई की मॉम फिर उसके छोटे भाई हान को कहती है कि तुम जाकर ले आओ। तो वो कहता है कि आखिर हम उसे वापस ला क्यों रहे हैं, वो हमारी फैमिली को एम्बेरस ही करेगी। तो फिर मॉम कहने लगती है कि मैं कर ही क्या सकती हूँ, तुम्हारे ग्रैंडपा जिद कर रहे हैं कि वो इस दुनिया से जाने से पहले गुई को देखना चाहते हैं। तो हान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ, उसे यहाँ पर लाने से पहले उसे कुछ रूल सिखा दूंगा। फिर हम एक ली फैमिली के यंग मास्टर शाओ को देखते हैं जिसे उसका असिस्टेंट एक विलेज में लेकर आया होता है और बताता है कि वो उसके अंकल ली फैंग के ऑर्डर पर ही उसे यहाँ पर लेकर आया है, उसे ठीक करवाने के लिए। तो शाओ सोचने लगता है कि मेरे अंकल खुद इतने बैड लक से घिरे हुए और वो फिर भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर शाओ जैसे ही गुई के घर के बाहर पहुंचता है तो वो उसके फल देखकर खुश हो जाता है कि ये तो वही फल है ना जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि इससे कोई भी बीमारियां ठीक हो सकती है और इवन मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अभी गुई उससे आवाज देकर चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरे फलों को क्यों देख रहे हो, क्या इन्हें चुराने की प्लानिंग कर रहे हो। गुई कहती है कि चलो जाने दो, वैसे भी मेरे पास बहुत सारे हैं और इतने मैं खत्म भी नहीं कर पाऊंगी, तो एक तुम्हें दे देती हूँ। तो शाओ का असिस्टेंट कहने लगता है कि लड़की तुम अपने आप को समझते क्या हो, मेरे जो मास्टर है वो रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो तुम्हारा ये मामूली फल नहीं लेने वाले। शाओ अपने असिस्टेंट को हटाता है और कहता है कि लड़की लाओ मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए, मैं ये फल खाऊंगा। तो फिर वो उसे फेंक कर दे देती है और जैसे ही शाओ उस फल को खाता है तो उसे जादुई असर दिखना शुरू हो जाता है कि उसके पैर ठीक हो गए। तो फिर वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और बहुत ही खुश होने लगता है। वो कहने लगता है कि उसने इतने एक्सपर्ट डॉक्टर को भी अपने पैर दिखाया था, पर उन लोगों ने भी कह दिए थे कि उसका पैर कभी नहीं ठीक होगा, पर अब सच में उसका पैर ठीक हो गया। कोई भी ये चीज़ देखकर शॉक हो जाती है कि उसका ये फल तो बहुत ही मामूली है, तो उससे कैसे किसी के पैर ठीक हो सकते हैं। तभी शाओ से कहने लगता है कि तुमने मुझे ठीक करी हो, इसलिए तुम्हें रीपे करने के लिए मैं यहीं पर रहूंगा और तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के तुम्हारे लिए काम करूंगा। उसका असिस्टेंट भी शौक रह जाता है कि शाओ एक रिच फैमिली का यंग मास्टर है और क्या उसका दिमाग खराब हो गया है जो वो एक विलेज गर्ल का बॉडीगार्ड बनना चाहता है। गुई फिर नीचे इसके पास आ रही होती है और शाओ इस बारे में ही सोच रहा होता है कि असल में वो पैरालाइज था, इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो अब वो सोच रहा होता है कि अब मैं अगर इतनी पावरफुल मैजिशियन लड़की के पास रहूंगा, कुछ कल्टीवेशन के लेवल तक मैं भी पहुंच जाऊँ। गुयू से कहती है कि लड़के, मेरा ये टूटा फूटा घर और इसमें टूटे फूटे सामान तुम यहाँ पे रहकर क्या ही प्रोटेक्ट करोगे, ये सब तो कबाड़ है, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो ये सुन के शौक होता है और हमें बताने लगता है कि उसके घर के ये पत्थर भी कीमती जेड है और उसका ये फल बहुत ही कीमती फल है और उसका ये डॉग और ये झाड़ू सभी बहुत ज्यादा कीमती है और इतनी सारी मैजिकल टूल्स को वो कबाड़ कह रही है। फिर वो मनी में सोचता है कि पक्का ये इतनी बड़ी बिग शॉट है, इसलिए इतना लो प्रोफाइल में रह रही है। फिर वो गुई के सामने हाथ जोड़कर प्लीज करने लगता है कि मुझे यहाँ पे रख लो और अपना बॉडीगार्ड बना लो। गुई सिंपली उसे कह देती है कि तुम्हें यहाँ पे रुकना है तो रुको, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास पैसे ही नहीं है तुम्हें सैलरी देने को, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें खाना और ये फल ही ऑफर कर सकती हूँ। तो शाओ तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है कि ये फल जो कि इतना कीमती है वो 10,000 पुराना कीमती फल है और इसे खाकर तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। शाओ कहने लगता है कि कोई बात नहीं बॉस, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ।
ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और असिस्टेंट भी शॉक होकर सोच रहा होता है कि ये पागल हो गया है क्या। मुझे इस बारे में जल्दी से मिस्टर फैंग को बताना चाहिए ताकि वो इन्हें पिक करके लेके जाए। फिर हम देखते हैं हमारे मेल लीड फैंग को, जो कि कार से निकल जाता है अपने नीफ्यू शाओ को पिक करने के लिए। और वो अपने ड्राइवर से पूछ रहा होता है कि हम लोग वो पीच विलेज तक कब पहुंचेंगे। तो ड्राइवर कह रहा होता है कि बॉस आप फिक्र मत करो, 12 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे। पर तभी बीच में टायर पंचर हो जाता है और ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। फैंग सोचता है कि सच में वो अपने बैड लक से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर गाड़ी ठीक करने के बाद जब ये लोग वापस निकलते हैं तो फैंग पूछता है कि अब कब तक पहुंचेंगे। तो ड्राइवर कहता है कि अब पक्का 3 बजे से पहले तो पहुंच ही जाएंगे। पर फिर बीच में वापस से गाड़ी खराब हो जाती है और वापस से फिर ये लोग ठीक करके निकलते हैं। और फिर से फैंग पूछता है कि अब कब तक पहुंचेंगे। तो ड्राइवर कहता है कि बॉस कम से कम अंधेरा होने से पहले तो पहुंच ही जाएंगे। पर अब की बार गाड़ी फिर से खराब हो जाती है और इतनी खराब होती है कि अब ये लोग गाड़ी ड्राइव भी नहीं कर सकते, तो इन लोग को पैदल निकलना पड़ता है। ड्राइवर आगे चलते हुए फैंग से कह रहा होता है कि बॉस आप ध्यान से चलना, ये आपकी बैड लक की वजह से आप यहाँ पर भी मत गिर जाना। और तभी यहाँ फैंग सच में गिर गया होता है और वो बेचारा बहुत ही परेशान हो चुका होता है कि उसकी बैड लक कितनी बढ़ती जा रही है। फिर हम गुई के भाई हान को देखते हैं, जो कि यहाँ विलेज में पहुंच जाता है और कहने लगता है कि कैसी बेकार सी जगह है, यहाँ पर मेरी वो बहन रहती है। तो फिर उसका ड्राइवर तो कह रहा होता है कि बॉस की जगह तो कितनी अच्छी है। फिर हान अंदर आ जाता है और गुई को आवाज देकर कहता है कि तुम ही वो मेरी खोई हुई बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ क्योंकि ग्रैंडपा तुम्हें देखना चाहते हैं। तब यहाँ पर शाओ काम करते हुए हान को देखने लगता है कि यहाँ पर कौन आया है। तो हान भी उसे देखते ही पहचान लेता है कि यंग मास्टर ली शाओ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये फार्मिंग जैसे काम आप कैसे कर रहे हो। फिर यहाँ हान मन में सोचता है कि नहीं, ये आखिर वो यंग मास्टर ली शाओ थोड़ी ना हो सकता है, वो तो डिसेबल है आखिर, तो ये पक्का कोई फार्मर होगा जो कि उसकी तरह दिखता होगा। फिर हान गुई से कहता है कि चलो अच्छा आप तुम पैक करो और चलो मेरे साथ, पता नहीं ग्रैंडपा का भी दिमाग खराब हो गया है, इतने ज़्यादा बीमार हो चुके हैं और तुम जैसी विलेज गर्ल से मिलना चाहते हैं। तो ग्रैंडपा सुनकर जिया को याद आता है कि जब वो छोटी थी तो अपनी ग्रैंडपा के साथ कहीं घूमने गई हुई थी और तभी कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ गए थे, तो उसके ग्रैंडपा ने उसे बचाने के लिए वहाँ से जाने बोले थे और तभी वो अपने ग्रैंडपा से खो गई थी। और ये याद करके उसे अब समझ आता है कि यानी मेरी मेमोरी में जो ओल्ड मैन मेरे साथ थे वही मेरे ग्रैंडपा थे। तभी शाओ हान से कहने लगता है कि तुम अपने ग्रैंडपा की बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम बहुत बीमार हो और मरने वाले हो। तो हान कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तभी इतने में उसके ऊपर वो एविल पावर का असर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो शाओ से बता रहा होता है कि तुम्हारे ऊपर एक एविल पावर का असर है, जिसका असर इतना ज़्यादा हो चुका है कि तुम तो 2 मिनट के अंदर ही मर जाओगे। हान की ऐसी हालत देखकर उसका ड्राइवर कह रहा होता है कि कोई मेरे बॉस को बचा लो। तभी यहाँ पर शाओ कहता है कि सच में तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हारे पास इतनी प्यारी यंगर सिस्टर है जो कि तुम्हें बचा सकती है। तो गुई ये सुनकर शॉक होती है। यहाँ पर फिर उनका ड्राइवर कह रहा होता है कि मिस प्लीज़ आप मेरे बॉस को बचा लो। तो वो कहती है कि मैं कैसे बचाऊंगी। तो फिर शाओ से बताने लगता है कि तुम इतनी पावरफुल है कि एक हाथ भी उसके ऊपर रखोगी ना तो वो बच जाएगा। हान की हालत खराब हुई जा रही होती है। तो शाओ कहता है कि सच में उसके पास टाइम नहीं है। फिर गुई को यकीन नहीं आ रहा होता है, पर वो फिर भी चली जाती है अपने भाई हान के पास और उसके सर पे हाथ रखती है। तो उसके अंदर की सारी एविल पावर निकल जाती है और वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और फिर वो तुरंत ही गुई के पास आकर उसकी केयर करने लगता है और कहता है कि तुम तो सच में मेरी कितनी अच्छी प्यारी बहन हो। फिर वो बताता है कि वैसे ग्रैंडपा के पास सच में बहुत ही कम टाइम बचा है, हमें जल्दी चलना होगा। तो गुई सोचती है कि वो 20 साल बाद अपने ग्रैंडपा से मिलने जा रही है, तो ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकती है। तो वो अपने घर से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक गोनी में भर लेती है और कहती है कि ये इतने ज़्यादा पैसे के तो नहीं है, लेकिन आखिर ऑर्गेनिक है, मेरे उगाए हुए खुद के फ्रूट्स। फिर शाओ और हान दोनों मिलकर यहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं और तभी गुई घर के बाहर इतने सारे लोग को देखकर पूछती है कि ये लोग कौन है। तो शाओ कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे बुलाए हुए सारे गार्ड्स हैं, ये यहाँ पर हमारे ना रहने पर तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। तो गुई काफ़ी शौक होती है कि मेरे इस टूटे फूटे घर को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं गुई की मॉम को। यहाँ पर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर कह रही होती है कि मॉम अब अगर सिस्टर आ जाएगी, मेरी जो ली फैमिली के यंग मास्टर के साथ इंगेजमेंट है वो तो सिस्टर को मिल जानी चाहिए ना। तो मॉम कह रही है कि ऑफ कोर्स उसे ही मिलेगी, आखिर वो यंग मास्टर ली शाओ एक डिसेबल बंदा है और उस ली शाओ से शादी करवा के मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद थोड़ी ना होने दूंगी। तो फिर लिन कहने लगती है कि लेकिन अगर सिस्टर नहीं मानी तो जियांग कहता है कि फिक्र मत करो, आखिर तुम मेरी बहन हो और उस विलेज गर्ल को तो खुश होना चाहिए कि इतनी रिच फैमिली में उसकी शादी होने जा रही है, तो उसे ही शादी करनी पड़ेगी। तभी हान यहाँ पर गुई की वो गोनी पकड़ के अंदर लेकर आता है और कहता है कि मेरी प्यारी बहन ये हमारा घर है
और रुको मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रूम अरेंज करवाता हूँ। ये लिन जिसमें रह रही है वो रूम अब तुम्हारा होगा, मैं इसे खाली करवाता हूँ। तो लिन को तो शौक लग जाता है और यहाँ पर गुई तो मना कर रही होती है कि नहीं नहीं, आखिर ये करने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी मॉम गुस्सा होती है और कहने लगती है कि अब तुम वापस आ गई हो ना, तो ली फैमिली के यंग मास्टर शाओ के साथ भी शादी तुम्हारी होगी, समझी? इसलिए अब तुम अनग्रेटफुल मत बनना और शादी के लिए तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जियांग भी कह रहा होता है कि सच में तुम जैसी विलेज गर्ल उसी डिसेबल यंग मास्टर के लायक है। तो लिन को तो ये सब सुनकर हंसी आ रही होती है और यहाँ पर गुई सोचती है कि ये चल क्या रहा है। तभी फिर जैसे ही शाओ अंदर आता है तो वो गुई को बता रहा होता है कि उसने कार ऑलरेडी ठीक कर चुका है। तभी उसे देखकर तो जियांग और लिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और जियांग कह रहा होता है कि यंग मास्टर डीशा आपके पैर ठीक हो गए। फिर लगता है आप यहाँ पर मेरी बहन लिन के साथ अपनी शादी के बारे में बात करने आएंगे। फिर यहाँ लिन भी पलट जाती है और कहती है कि लगता है आप मुझे ही देखने आए होंगे। तो इन लोग की बातें सुनने के बाद जाकर शाओ को पता लगता है कि यानी मेरी जिस लड़की के साथ एंगेजमेंट फिक्स थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बॉस है, क्योंकि गू फैमिली की रियल डॉटर तो यही है। लेकिन वो मन में सोचता है कि लेकिन मैं अपनी बॉस के लायक थोड़ी ना हूँ। फिर शाह को याद आता है कि नहीं, मेरे अंकल की मेरी बॉस के साथ एंगेजमेंट फिक्स थी, पर मेरे अंकल फैंग शादी करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए ही तो ये एंगेजमेंट फिर मेरे ऊपर आ गई। तभी यहाँ पर शाओलिन से कह देता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, तो अपनी बॉस का बॉडी गार्ड हूँ और यहाँ उन्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ। तो ये सुनकर ये सभी शॉक हो जाते हैं। तभी मॉम चिल्लाने लगती है कि चलो बस बहुत हो गया, तुम्हारे ग्रैंडपा के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी उन्हें देखने जाओ। तो हान कहता है कि हाँ हाँ सिस्टर चलो जल्दी से ग्रैंडपा को देखने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडपा की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है और जो गुई के अंकल और आंटी है वो लोग तो बड़े खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उनसे विल साइन करवा के रखे और सोच रहे हैं कि जैसे ही वो मर जाएंगे तो सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिलेगी। पर तभी यहाँ पर जैसी फिर गुई आती है तो ग्रैंडपा उसे देखते ही पहचानते कि मेरी गुई वापस आ गई है। उसे कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी ग्रैंड माँ पर गई हो। अभी उनकी हालत देखकर वो पूछने लगती है कि क्या सच में ये बच नहीं सकते। तो फिर गुई के डैड उसे बता रहे होते हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी बीमारी सिर्फ एक ही चीज़ से बच सकती है और वो 1000 साल पुरानी उस जिनसंग से, जो कि बहुत ही खास मेडिसिन है। तो गुई अपसेट होती है। तभी शाओ कहने लगता है कि बॉस तुमने तो वो 1000 साल पुरानी वाली जिनसंग लेकर आई हो ना। तो गुई कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तभी वो बताने लगता है कि इस गोनी के अंदर है। तो फिर आंटी उसे पैर मारती है और कहती है कि सच में इसमें तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। शाओ मूली को उठाता है और कहता है कि यही तो वो 1000 साल पुराना जिनसंग है। तो ये सुनने के बाद गुई सोचती है कि क्या ये शाओ पागल हो चुका है, इस मामूली सी मूली को ये वो खास वाली मेडिसिन बोल रहा है जो कि 1000 साल पुरानी है। घर में किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है, पर यहाँ पर शाओ गुई को मूली पकड़ाता है और कहता है कि इसे ग्रैंडपा को दे दो, वो खाते ही ठीक हो जाएंगे। फिर हान भी बताने लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसने मुझे भी ठीक करी थी तो ये ग्रैंडपा को भी ठीक कर सकती है। यहाँ पर गुई को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये मूली से क्या ही हो सकता है। तभी इतने में ग्रैंडपा उसके हाथ से मूली लेकर खाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर की दी हुई हर चीज़ को मैं खा सकता हूँ। पर उसे खाते यहाँ पे ग्रैंडपा तो अचानक से ठीक हो जाते हैं और ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। ग्रैंडपा तो कह रहे होते हैं कि गुई की दी हुई मूली से वो ठीक हुए। यहाँ पर अंकल आंटी को बिलीव नहीं हो रहा होता है और वो कहते हैं कि ऐसे कैसे आप ठीक हो सकते हैं। तो शाओ कहता है कि हाँ हाँ आप लोग का प्लान जो खराब हो गया है, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी बॉस की ये जो मूली है ये नॉर्मल मूली नहीं है बल्कि एक खास मेडिसिन है जो कि 1000 साल पुरानी जिनसंग है, जिसे खाकर अब ग्रैंडपा को पूरे 20 साल की लाइफ मिल गई है। तो आप लोग का प्लान खराब हो गया। फिर ग्रैंडपा इतना सारा खाना खाते हैं एनर्जी गेन करने के लिए और फिर खाना खा के पेट भर के वो कहते हैं कि अब मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अपनी सारी प्रॉपर्टी मैं गुई को इनहेरिट करने के लिए देने वाला हूँ। तो सभी लोग शॉक हो रहे हैं। तभी यहाँ पर गुई मना करने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं करना है, अब आप ठीक हो गए, यही देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अब वापस से अपने विलेज जाना चाहती हूँ अपने फार्म को संभालने के लिए। वो उससे फिर से पूछते हैं कि क्या वो श्योर है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती है और वापस जाना चाहती है। तो वो गुई तो कह रही होती है कि मैं श्योर हूँ और गुई फिर यहाँ पर वो गोनी देने लगती है जिसमें उसने अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाई है। तो फिर सारे लोगों को तो उसमें स्मेल आ रही होती है। तभी ग्रैंडपा गुई के डैड को इशारा करते हैं तो वो जाकर उसे वो गोनी ले लेते हैं। तभी ये देखकर लिन सोच रही होती है कि मैंने तो डैड के ऊपर और सभी लोगों के ऊपर अपना मैजिकल स्पेल करी थी तो सभी को इससे नफरत करनी चाहिए, पर डैड ने आखिर एक्सेप्ट क्यों कर लिया। ग्रैंडपा गुई से कहने लगते हैं कि वो दोबारा उन्हें कभी विजिट करने आए तो कहती है कि ऑफ कोर्स। तभी यहाँ पर फिर शाओ आता है और बताता है कि बॉस कार रेडी है।
तो हम लोग चलते हैं। तो लिन पूछने लगती है कि आखिर तुम दोबारा कब मुझसे शादी करने के लिए यहाँ पर आओगे। तो वो साफ कह देता है कि मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला, और वो गुई को लेकर बाहर चला जाता है। फिर हान भी इन लोग के साथ जाने लगता है। तो लिन कह रही है कि भाई क्या आप भी उसके साथ विलेज जा रहे हो, कल तो मेरा बर्थडे है, तो क्या आप सेलिब्रेट नहीं करोगे। हान मना करने वाला होता है, इसलिए जल्दी से ये वापस से उसके ऊपर मैजिकल स्पेल करके इसे फिर से गुई के खिलाफ कर देती है। और वो कहने लगता है कि आखिर मैं क्यों विलेज जाऊंगा, मैं तो यहीं पर ही रहकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शाओ को, जो कि गुई के साथ डिनर करने के लिए बैठता है। तभी इतने में कोई डोर पे नॉक करता है। तो गुई जाके दरवाज़ा खोलती है और फिर वो फैंग को देखकर मन में सोचती है कि ये क्या कोई भिखारी है। तभी शाओ आता है और बताता है कि ये मेरे अंकल है। वो पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे, और फिर वो फैंग की ऐसी हालत देखकर पूछता है कि लेकिन आपका ऐसा हाल कैसे बन गया। तो फिर उसका ड्राइवर बताने लगता है कि मिस्टर शाओ आप जानते नहीं है, हम यहाँ पर आपको लाने के लिए निकले थे, पर रास्ते में हमारी कार इतनी बार ख़राब हुई, और फिर जब हम फाइनली वॉक करके आ रहे थे तभी भी बॉस रास्ते में गिर गए, और कितनी मुश्किलों से हम फिर यहाँ पर पहुँचे। पर पहुँचने से पहले बॉस के पीछे एक डॉग भी लग गया था और उसने उन्हें काफ़ी भगा भगा कर परेशान किया। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद इन लोग को भी हंसी आ रही होती है, और गुई सोचने लगती है कि सच में इतना हैंडसम सीईओ इतना अनलकी होगा, मुझे पता नहीं था। शाओ कहने लगता है कि अंकल सच में आप इतने आउटस्टैंडिंग हो, पर इस बैड लक की वजह से आपकी पूरी लाइफ ही खराब हो गई है। लेकिन अब आप फिक्र मत करो, आपकी बैड लक को खत्म करने का मेरे पास एक रास्ता है, और वो है ये मेरी बॉस। ये आपके इस बैड लक वाले कर्ज को तोड़ सकती है। तो ये सुनकर गुई भी शॉक हो जाती है कि क्या मैं। तो शाओ कहता है कि हाँ बॉस, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाली मैजिकल पावर्स है, जिससे अगर मेरे अंकल 3 मीटर के नज़दीकी में रहेंगे ना आपसे, तो उनके ऊपर कोई भी बैड लक का असर नहीं होगा। गुई को तो ये सुनकर बिलीव ही नहीं हो रहा होता है, और वो सोचती है कि पता नहीं है क्या क्या बोलता रहता है। और फिर यहाँ पर शाओ कहने लगता है कि अंकल अब आपको यहीं पर ही रहना होगा, और ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप बॉस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, और फिर आप ठीक भी हो जाएंगे। और वो तो मनी मन खुश हो रहा होता है कि अब मेरे अंकल यहाँ पे रहेंगे, तो मुझे भी कुछ दिन और यहाँ पे रहने का मौका मिल गया है। मैं कितना जीनियस हूँ कि मुझे ये आइडिया मिल गया। फिर यहाँ पर गुई को पता लगता है कि ये असल में वो लड़की है जिसके साथ उसकी शादी फिक्स हुई थी। फिर ये तीनों ही बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं, और गुई को खाने खाता हुआ देखकर शाओ कहने लगता है कि सच में अंकल, मैं पहली बार आपको इतने सुकून से खाने खाते हुए देख पा रहा हूँ, नहीं तो आपको हमेशा खाना ही फंस जाता था। तो गुई भी शौक होता है कि ये बात तो सच है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में इस लड़की के आसपास रहने से अब मेरा बैड लक खत्म हो जाएगा। वही सोचती है कि ये इतना हैंडसम है और इतना अनलकी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर गुई की पूरी फैमिली भी साथ में डिनर करने बैठते हैं, और खाने में गुई की लाई हुई वेजिटेबल की बनी होती है। तो उसे देखकर यहाँ पर मॉम चिढ़ते हुए कहने लगती है कि आखिर ये क्यों पकाया गया है। अभी जैसे ही गुई के डैड उस वेजिटेबल को खाते हैं तो उनके ऊपर तुरंत ही एविल पावर्स का असर खत्म हो जाता है, और वो गुई की साइड लेते हुए कहने लगते हैं कि आखिर उसने विलेज में रहकर इतना ज़्यादा सफ़र करी है, और वो हमारी बच्ची है, तो हमें उसकी थोड़ी तो केयर करनी चाहिए ना। तभी जल्दी से लिन वापस से अपने मैजिकल स्पेल उनके ऊपर लगाकर उन्हें फिर से गुई से नफरत करवा देती है, और वो लोग उस वेजिटेबल को साइड रख देते हैं कि उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। और फिर लिन तो खुश हो रही होती है। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि शाओ अपना काम पर लग जाता है, और तभी वो देखता है कि मुर्गी जो खाना खा रहे वो तो इतनी स्पेशल वाली मैजिकल पिल्स है, जो कि अगर वो एक भी खाएगा तो उसकी 10 दिन की कल्टीवेशन के बराबर होगा। वो मुर्गियों को साइड हटने बोलता है और उन मैजिकल पिल्स को खुद ही उठाकर खा रहा होता है। तो ये देखकर मुर्गियाँ भी अपसेट हो जाती है कि सच में कितना बेशर्म लड़का है। और इतने में गुई यहाँ पर आकर ये देखकर सोचती है कि क्या इस शाओ का दिमाग खराब है, जो ये मुर्गियों से उनका खाना छीन रहा है। मैंने तो इसे खाना भी दी थी, फिर भी ऐसी हरकत कर रहा है। फिर गुई फैंग के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम सच में यहाँ पे रुकना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पे काम भी करना पड़ेगा, जाओ कचरा फेंक कर आओ। तो वो मान जाता है और कचरे का बास्केट उठा के लेके जा ही रहा होता है कि तभी शाओ से देखने लगता है कि वो गुई से 1 मीटर दूर हुआ, फिर 2 मीटर दूर हुआ, और फिर जैसे ही वो 3 मीटर क्रॉस करता है तभी वो स्लिप होके गिरने वाला होता है। तो गुई जल्दी से उसे बचाने जाती है, और शाओ समझ जाता है कि मेरे अंकल का बैड लक इतना ख़राब है कि वो मेरी बॉस से 3 मीटर से दूर रहेंगे ना, तो फिर उनका बैड लक फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गुई के घर पे लिन यहाँ पे रो रो कर इन लोगों को कह रही होती है कि उस यंग मास्टर शाओ ने उसके साथ शादी तोड़ने का बोल दिया है, तो आखिर अब उसका क्या होगा। तो ये लोग कहते हैं कि फिक्र मत करो। यहाँ पे डैड बताने लगते हैं कि मैंने सुना हूँ
कि वो यंग मास्टर शाओ सिर्फ अपने अंकल की बात सुनता है और पूरे फैमिली बेबी उस मिस्टर फैंग की चलती है। तो हम लोग मिस्टर फैंग से बात करेंगे और फिर वो जब शाओ को मना लेगा, शाओ और तुम्हारी शादी हो जाएगी। फिर इसके बाद ये पूरी फैमिली कार से निकल जाते हैं फैंग को ढूंढने के लिए और वो सोचते हैं कि आखिर मिस्टर फैंग ऐसे विलेज जैसे एरिया में क्या कर रहा है। तभी हान जो कि कार चला रहा होता है वो सोचे पड़ जाता है कि ये रास्ता तो गुई के घर तक जाता है ना। और फिर ये लोग घर के बाहर तक पहुंच जाते हैं और हान बताता है कि ये तो सच में गुई का ही घर है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि लगता है मिस्टर फैंग ऑलरेडी अपने नेफ्यू शाओ को यहाँ से पिक करने आए होंगे। फिर तो ये लोग कह रहे होते हैं कि वो गुई फिर तो बचने वाली नहीं है क्योंकि उसे फिर वो डांटेंगे और अपने नेफ्यू को लेकर जाएंगे। लेकिन यही सोचकर फिर खुश हो रही होती है और फिर ये सारे लोग मिलकर फिर वॉल के ऊपर से घर के अंदर झांक रहे होते हैं और ये लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि गुई के एक ऑर्डर पर फैंग भी यहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रहा होता है। उनकी आंखों को बिलीव नहीं हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर गुई कहती है कि ठीक है, इतना क्लीनिंग बस है, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। तो फिर वो अपना बैठकर बेड्स की काउंटिंग में लग जाता है और ये लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये तो सच में यंग मास्टर फैंग है। तभी इतने में गुई इन लोग को देख लेती है और कहती है कि तुम लोग वहां पर क्या कर रहे हो। तो फिर लोग हंसते हैं और फिर मेन गेट से अंदर एंट्री मारते हैं। हान गुई को चिल्लाने लगता है कि तुमने आखिर यंग मास्टर फैंग के ऊपर क्या जादू कर दियो जो ये तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो फिर शाओ चिल्लाता है कि दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है, लास्ट टाइम गुई ने तुम्हारी जान भी बचाई थी फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। लिन भी यहाँ पे रोने धोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि गुई प्लीज मेरे शाओ को मुझे दे दो, वो मेरा है, मेरी तो उसके साथ शादी भी होने वाली है, पर तुमने उसे क्या खिला पिला दियो जो वो ऐसा हो गया है। फिर यहाँ पर उसका बड़ा भाई जियांग भी चिल्ला रहा होता है कि सच में तुमने आखिर यंग मास्टर ली शाओ और यंग मास्टर फैंग दोनों को ही क्या कर दियो। देखो गुई, तुम्हारा ये सब करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम चाहे जो कर लो, यंग मास्टर शाओ की शादी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी लिन के साथ ही होगी। लिन की मॉम भी उसे कहने लगती है कि आखिर तुम जैसी शेमलेस लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है। फिर गुई इन लोग को चिल्लाता है कि वो कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये लोग किससे शादी करेंगे किससे नहीं। गुई कहता है कि पहली बात तो ये कि आखिर कौन अपनी सगी बेटी के साथ ऐसे ट्रीट करता है और अपनी इस अडॉप्टेड बेटी को इस तरीके से अच्छे से ट्रीट कैसे कर सकता है। क्या आपको सगी बेटी और अडॉप्टेड बेटी में फ़र्क नहीं पता। शाओ भी यहाँ पर कहने लगता है कि सच में यहाँ पर दूसरे लोग होते हैं कि अपने खून के रिश्ते को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर तुम लोग तो बहुत ही अजीब हो। तो फिर सभी का मुंह बंद हो जाता है और तभी यहाँ पर गुई को बचपन की कुछ चीज़ें याद आ रही होती है कि कैसे पूरे घर वाले उस पर कितना जान छिड़कते थे और सभी उससे प्यार करते थे। तभी लिन कहने लगती है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मॉम डैड के लिए इतना कुछ करती हूँ इसलिए मॉम डैड और भाई सब मुझे ही मानते हैं। और ये गुई तो बचपन में जब खो गई थी उसके बाद भी इसने कभी पेरेंट्स को कांटेक्ट ही नहीं करी, इसलिए कितनी ख़राब है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गुई चिल्लाती है और कहती है कि हाँ मुझे भी तुम लोगों को कोई इधर अपने घर पे लेना भी नहीं है, तुम लोग निकलो यहाँ से, यहाँ पर तुम लोग को कोई वेलकम नहीं किया जा रहा है। वो तुरंत ही अपनी बाल्टी उठाती है और सारा पानी इन लोग के ऊपर फेंकने को करती है। तो लिन तो जल्दी से अपना बचने के लिए पीछे हो जाती है और सारा पानी इन सभी के ऊपर गिर जाता है। तभी सबसे ज़्यादा बुरा तो शाओ को लग रहा होता है कि ये एक स्पिरिचुअल वाटर था और ऐसे फालतू लोगों के ऊपर वेस्ट हो गया। लिन तो यहाँ पर खुश होने लगती है कि गुई की अब इस हरकत की वजह से मॉम डैड और ब्रदर अब सब उससे और नफरत करेंगे। पर यहाँ पर इन सभी के ऊपर से तो उस एविल पावर का असर खत्म हो जाता है और वो लोग गुई को देखकर खुश होते हैं। गुई की मॉम तो जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मेरी प्यारी बेटी। तो ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है कि ये क्या चल रहा है। गुई का बड़ा भाई जियांग भी उसे कह रहा होता है कि मेरी प्यारी सिस्टर, हमने तुम्हें कितना मिस किया, हम लोग तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे। तो गुई शौक होती है कि ये क्या चल रहा है, ये लोग अभी मुझे क्या क्या बोल रहे थे और अभी इतना मुझसे प्यार क्यों दिखा रहे हैं। तभी शाओ कहता है कि मैं समझ गया, ज़रूर तुम लोगों के ऊपर अभी एविल पावर का असर चढ़ा हुआ था जो कि वो स्पिरिचुअल पानी जाने के बाद दूर हो चुका है और तुम लोग अब होश में आ गए हो। तो गुई की मॉम समझ जाती है और वो लिन को चिल्लाने लगती है कि ज़रूर इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा ना, तुम कितनी ज़्यादा शेमलेस लड़की हो, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया, तुम्हें इतना पाल के रखा और तुमने हमें हमारी बेटी से दूर कर दिया, कितनी बुरी लड़की हो तुम, निकलो यहाँ से। फिर हान भी कहता है कि हाँ मुझे याद आया, पिछली बार तो मुझे अच्छे से होश आ गया था, पर लगता है इस लिन ने फिर मेरे ऊपर कोई ट्रिक यूज़ करी जिसके बाद मैं वापस से इसके ट्रिक में फंस गया। वो उसे चिल्लाने लगता है कि सच में निकल जाओ यहाँ से, तुम मेरी सिस्टर बनने लायक नहीं हो। फिर यहाँ पर गुई के डैड भी इस लिन को चिल्लाते हैं कि हमने इतने सालों से तुम्हारे लिए कितना कुछ करा और तुमने हमको ही नुकसान पहुंचाई, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। तो फिर ये लिन अपना
चिपके से मैजिक करने की कोशिश करती है पर उसका मैजिक काम नहीं करता। तो वो शॉक होती है कि ये क्या हुआ। तभी वो लोग चिल्लाते हैं कि अब खड़ी क्या हो, निकल जाओ। तो फिर वो चुपचाप चली जाती है। फिर गुई की मॉम, भाई और डैड सभी उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि सच में उन लोगों के ऊपर एविल पावर का असर चढ़ा हुआ था, नहीं तो वो लोग कभी उसे इतने बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने हमारे मुंह पे पानी डाली, तभी हम लोग होश में आ गए। गुई के भाई भी उससे सॉरी कहने लगते हैं कि उन लोगों ने उससे पहले इतना रूड बात करे और वो सब उस लिन की वजह से हुआ था। वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर अब रहने दो, हम लोग तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। तभी गुई मन में सोचती है कि क्या सच में ये लोग जो मेरे साथ पहले रूड बिहेव कर रहे थे वो सब लिन की वजह से था। तभी शाओ फैंग के पास आता है और कहता है कि अंकल आप कुछ करो इन लोगों को यहाँ से जल्दी निकालने का, नहीं तो फिर यहाँ पर तो बस कुछ ही रूम्स है और अगर ये लोग यहाँ पे रुके तो हम लोग को फिर निकलना पड़ेगा। फिर गुई यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो गू फैमिली को कांटेक्ट करे और उन्हें कह दे कि जो लैंड वो लोग लेना चाहते थे वो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, तो वो लोग आकर फिर लैंड की डील के लिए तुरंत आ जाए। इसके बाद फिर गुई की पूरी फैमिली उसे बताने लगते हैं कि उन्हें जल्दी में अभी अपने काम की वजह से जाना पड़ेगा और क्योंकि पूरी फैमिली को बुलाया है इसलिए वो लोग जा रहे हैं। वो लोग गुई से पूछते हैं कि क्या तुम सच में नहीं चलोगी, तो कहती है कि नहीं मैं यहीं पर रहूँगी। तो फिर मॉम कहती है कि हम लोग जल्दी से अपना काम पूरा करके वापस तुमसे मिलने आएंगे और फिर ये लोग बाई बोलकर चले जाते हैं। गुई खुश होती है कि अच्छा हुआ ये लोग चले गए, अचानक से ये लोग इतने ज़्यादा अच्छे हो गए थे कि मुझे तो हजम ही नहीं हो पा रहा था और इतना अजीब लग रहा था, अब मैं एकदम फ्री फील कर रही हूँ। तभी शाओ फैंग की तारीफ करने लगता है कि अंकल आप तो कितने औसम हो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि गुई फैंग और शाओ दोनों को लेकर यहाँ कैबेज बेचने के लिए मार्केट में आई होती है। वो यहाँ पर आवाज़ देती होती है कि कैबेज खरीदने के लिए आ जाओ। तभी देखती है कि फैंग तो बस मज़े में ऐसे ही बैठा हुआ है। तो वो सोचती है कि उसने बोली थी कि उसे चलने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी उसने आने की ज़िद किया और अब ऐसे ही खाली बैठ कर मज़े कर रहा है। फिर गुई को एक आइडिया आता है कि वैसे ये फैंग बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो जाती है और ऐसे कहती है कि अब यहाँ पर आ ही गए हो तो कुछ तो काम आ ही जाओगे तुम। उसके शर्ट का बटन खोलकर उसकी बॉडी शो करवाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा एक ही फ़ायदा है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, तो अब तुम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करवाओगे। तो ये देखकर शाओ सोचने लगता है कि मेरी बॉस तो कितनी कमाल की है, आज तक मेरे अंकल के साथ ऐसा किसी ने किया नहीं होगा कि उनकी ब्यूटी बेचने का कोई काम करे। तभी शाओ कहने लगता है कि वैसे बॉस क्या तुम सच में इतने कीमती कैबेज को बेचने वाली हो। तो वो कहती है कि आखिर अब ये बेचे नहीं जाएंगे तो फालतू में ख़राब हो जाएंगे, और वैसे ये कीमती कैसे हो गए, ये तो बस मामूली से कैबेज है। देखो मुझे लगता है कि तुम्हें ना टाइम निकाल कर अपना हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना चाहिए। अभी एक आदमी आ रुकता है और पूछता है कि कैबेज अच्छे दिख रहे हैं तो इसका प्राइस कितना है। तो गुई कहती है कि एक कैबेज 10 युआन का है। तो शाओ सोच रहा होता है कि सच में मेरी बॉस इतने कीमती कैबेज को सिर्फ 10 युआन में बेच रही है, ये बहुत ही ज़्यादा वाला सस्ता है। तभी वो आदमी कहने लगता है कि इतना महंगा, आखिर तुम लूट रही हो क्या। तो जल्दी से शाओ चिल्लाने लगता है कि इस कैबेज को तुम महंगा कह रहे हो, तुम्हें पता है 10 युआन तो कुछ भी नहीं है, इसका 10,000 गुना भी इस कैबेज के लिए सस्ता प्राइस होगा। तो फिर ये आदमी जोर जोर से चिल्लाकर और भी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करवा लेता है और बताने लगता है कि देख लो ये लड़की और ये दोनों लड़के मिलकर सभी को लूट रहे हैं और इस मामूली से कैबेज को पूरे 1 लाख में बेच रहे हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और एक लड़की तो तुरंत ही लाइव स्ट्रीमिंग करके इनके बारे में बताने लग जाती है कि देख लो इन लोगों को, मामूली से कैबेज को 1 लाख में बेच रहे हैं, ये लोग पूरे पागल हैं। गुई शाओ से कहने लगती है कि तुमने क्या कर दिया है, आखिर 1 लाख में के कैबेज कहाँ होते हैं। तो वो कहता है कि बॉस मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो फिर गुई फैंग से कहती है कि देख लो इसे कंट्रोल करो। तभी फैंग आकर कहने लगता है कि वैसे मेरा नीफ्यू हमेशा फालतू चीज़ें करता रहता है, लेकिन इस बार जो वो कह रहा है ना तो वो सच है, कैबेज की कीमत सच में इतनी है। तो गुई शॉक हो जाती है कि क्या इन दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। फिर यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में वो लड़की इन लोगों को दिखाई जा रही होती है और तभी हम देखते हैं जाओ फैमिली को। अपने बेटी से कहते हैं कि तुम अभी तक वो कीमती जेड कैबेज ढूंढ नहीं पाए, आखिर तुम्हारी मॉम को उसकी ज़रूरत है तभी वो ठीक हो पाएंगी। तो फिर वो कह रहा होता है कि डैड मैंने पता करवाया, वो कैबेज को उगने के लिए एक स्पिरिचुअल लैंड चाहिए जो कि किसी के पास है ही नहीं, तो ये कैबेज कोई नहीं उगा रहा है। तभी इतने में यहाँ पर हाउसकीपर आकर इन लोग को दिखाने लगता है कि लाइव स्ट्रीमिंग में एक कैबेज का प्राइस 1 लाख का बताया जा रहा है और क्या ये वही कैबेज है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो फिर मिस्टर जाओ तो ये देखते के साथ ही खुश जाते हैं कि कैबेज हमें मिल गया, तो फिर चलो मैं जल्दी से वहाँ पर जाता हूँ खरीदने के लिए, इतना सस्ते मिल रहा है और इतना सारा। फिर हम एक और अमीर औरत को देखते हैं जो कि ये कैबेज को देखते के साथ ही पहचान जाती है कि ये तो कितने महंगे वाले।
वे तुरंत ये खरीदने के लिए निकलती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ सारी पब्लिक को समझा रहा होता है कि ये कोई मामूली वेजिटेबल्स नहीं है बल्कि बहुत ही कीमती है, इससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती है और 20 साल की एक्स्ट्रा जिंदगी भी मिलेगी। गुई सोचती है कि क्या क्या बोले जा रहा है। फिर यहाँ पर सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि 1 लाख में कौन ऐसे ये वेजिटेबल बेचता है, तुम लोग ने क्या हमें फूल समझा हुआ है। तो गुई कहती है कि ये सच में 1 लाख के नहीं है, बस 10 युआन के, और आखिर मैंने इतनी मेहनत से इन लोगों को 3 साल में ग्रो करी हूँ तो 10 तो आपको देने पड़ेंगे। तो वो लाइव स्ट्रीमर कहने लगती है 10 युआन भी बहुत ज़्यादा महंगा है, रुको मैं तुम लोगों को एक्सपोज करके रहूंगी। तभी फिर इस कैबेज और मूली को खरीदने के लिए वो रिच लेडी और मिस्टर जाओ दोनों पहुंच जाते हैं और इन लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा होता है। मिस्टर जाओ पूछते हैं कि क्या सच में तुम ये सारे कैबेज और मूली को बेच रही हो और इन लोग का प्राइस 1 लाख युआन है। तो फिर वो लाइव स्ट्रीमर वाली लड़की बताने लगती है कि हाँ ये 1 लाख में एक कैबेज बेच रही है, कोई पागल ही होगा जो ये खरीदेगा। तभी मिस्टर जाओ पूछते हैं कि सच में 1 लाख का है ना, तो गुई तो नहीं कहने वाली होती है। तो इतने में मिस्टर जाओ कहते हैं कि ये तो कितना सस्ता है, मुझे सारे खरीदना है। अभी वो दूसरी औरत कहती है कि तुम इतने कीमती कैबेज को सिर्फ 1 लाख में खरीदोगे, पागल हो, इसका प्राइस 1 मिलियन होना चाहिए। ये सुनकर बाकी लोग शौक रह जाते हैं कि ये दो पागल लोग आए कहाँ से जो इतना महंगा प्राइस बता रहे हैं। तभी मिस्टर जाओ ऑफर करते हैं कि मैं 1 मिलियन नहीं बल्कि 2 मिलियन दूंगा। तभी फिर वो औरत कहती है कि मैं एक पीस का ही पूरे 10 मिलियन दूंगी। तभी मिस्टर जाओ ऑफर करते हैं कि मैं तो 100 मिलियन देने को तैयार हूँ। तो फिर वो लेडी कहती है कि 100 मिलियन मैं भी दे सकती हूँ, तो एक काम करते हैं कि हम हाफ हाफ ले लेते हैं। तो शाह खुश जाता है और जल्दी से उन लोगों को पेमेंट करने के लिए बोलता है। तो फिर दोनों ही अपना अपना 3 बिलियन पे करते हैं और जो कि टोटल 6 बिलियन हो जाता है। तो ये लाइव स्ट्रीमर तो शॉक रह जाती है कि ये 6 बिलियन तो मैं जिंदगी भर में नहीं कमा पाऊंगी। फिर मिस्टर जाओ तो यहाँ फैंग को थैंक्स करने लगते हैं कि वो इतना कीमती कैबेज और रेडिश इतने सस्ते में बेच दिया उन लोगों को। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ बीमार है और ये कैबेज की ज़रूरत है उसकी वाइफ को ठीक करने के लिए। तो फैंग कहता है कि आप गलत पर्सन को थैंक्स बोल रहे हो। तो शाओ बताता है कि हाँ ये मेरी ये जो बॉस है ना, इन्होंने सब प्लांट करी थी और ये उनकी है। तो फिर मिस्टर जाओ और ये लेडी दोनों ही को थैंक्स करने लग जाते हैं कि वो बहुत ही बड़ी मास्टर होगी जो इतना कीमती कैबेज उसने उगाई और इतने सस्ते में उन्हें बेच दी। गुई शौक रह जाती है कि इन लोग क्या पागल है, 100 मिलियन में खरीदने के बाद मुझे अभी भी थैंक्स बोल रहे हैं। वो तो मनी मन डर रही होती है कि कहीं ये लोग वापस आकर मुझसे वापस पेमेंट ना मांगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिस्टर जाओ अपने बेटे हुओ के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि सच में वो लड़की कितनी अच्छी थी, उसने इतने सस्ते में हमें इतना कीमती वेजिटेबल बेच दी जिससे तुम्हारी मॉम भी अब ठीक हो जाएगी। तभी इतने में यहाँ पर इन लोग के घर पे लेना कर गुई की बेइज्जती करने लगती है। मिस्टर जाओ कहने लगते हैं कि तुम तो गू फैमिली की निकाली हुई डॉटर हो ना, उन लोगों ने तुम्हारे साथ रिश्ता भी कट कर लिया, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन कहती है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सीक्रेट बताने आई हूँ जो कि उस गुई का सीक्रेट है। आपको क्या लगता है कि उसके अंदर कोई खास बात है? नहीं, उसके पास जो ज़मीन है ना वो बहुत ही खास है और उस ज़मीन पर सारे स्पिरिचुअल प्लांट्स को उगाया जा सकता है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि अब जाके मुझे समझ आया कि वो लड़की तभी तो गू फैमिली के पास नहीं गई, वो कह रही थी कि उसे विलेज में ही रहना है, इस वजह से। लेकिन इन लोग को ऑफर देने लगती है कि वो आखिर इस शहर में सेकंड रिचेस्ट फैमिली बिलोंग करते हैं, तो क्या उन लोग को नंबर 1 रिचेस्ट फैमिली नहीं बनना है। वो कहती है कि सोचो ये स्पिरिचुअल लैंड आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग ही सबसे अमीर हो जाएंगे, और वो यहाँ पर इन लोगों को अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखाती है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि तुम एक मास्टर हो। तभी वो कहने लगता है कि डैड आपको सच में उस ली फैमिली के साथ कंपटीशन करना चाहिए, क्या पता हम लोग सच में रिचेस्ट फैमिली बन जाए नंबर 1 पोजीशन पर। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गुई शाओ को शूज़ गिफ्ट में दे रही होती है और कहती है कि तुम्हारे पुराने वाले शूज़ खराब हो गए ना काम कर करके, तो ये लो मैंने तुम्हारे लिए न्यू लेकर आई हूँ। तो शाओ तो बहुत ज़्यादा खुश जाता है और कहता है कि बॉस आपका बहुत थैंक यू। तभी ये सब देख कर गुई जेलस होता है और वो बहाने से अपने शूज़ दिखाने लगता है। तो गुई कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे भी शूज़ फट गए, फिक्र मत करो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, और वो उसे देती है तो वो भी खुश हो जाता है। फिर गुई के घर के बाहर लिन यहाँ पर हुआ और उसके गार्ड्स को लेकर पहुंच जाती है। वो यहाँ पर चिल्लाकर इन लोग को आवाज़ देता है कि अब ये ज़मीन उनकी होगी। तो फिर गुई फैंग और शाओ के साथ बाहर आती है और इन लोगों को चिल्लाती है कि ये उसकी खेती की ज़मीन है, सारे वेजिटेबल के प्लांट के ऊपर वो लोग पैर रख रहे हैं। तो लिन और पैर रख के दिखा रही होती है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं होता है क्योंकि अब उसने शहर की सेकेंड रिचेस्ट फैमिली के साथ हाथ जो मिला लिए, तो वो सोचती है कि ये रिचेस्ट फैमिली भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते लोग। गुई चिल्लाती है कि लिन फिर से तुम यहाँ मेरे पीछे पड़ गई हो, तुम करना क्या चाहती हो। तो वो चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम लोग अगर खुद से अच्छे से चले जाओगे तो अच्छी बात रहेगी क्योंकि ये ज़मीन अब हमारी है। और फिर शाओ यहाँ पर इन लोगों से कहने लगता है कि अब तुम लोग बचने वाले नहीं हो, मेरी बॉस ने अगर एक उंगली से भी तुम लोग को सबक सिखाने का सोच लिया तो तुम लोग बचोगे नहीं। और वो कहता है कि बॉस आप इन लोग को सबक सिखाई दो।
तो वो कहती है कि आखिर मैं क्या करूंगी, अब माफी मांगना ही लास्ट ऑप्शन है। तो शाओ कहता है कि मैं समझ गया। वो इन लोगों को चिल्लाकर कहता है कि मेरी बॉस इतनी अच्छी है कि वो तुम लोग के ऊपर अटैक नहीं करना चाहती है, तो अच्छा रहेगा कि तुम लोग माफी मांग लो तो बॉस माफ कर देंगी। तो गुई कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। फिर यहाँ पर वो सारे गुंडे अपने हथियार लेकर आगे बढ़ जाते हैं इन लोग को अटैक करने के लिए। तभी गुई तो इतनी डर जाती है कि वो अपना झाड़ू फेंक देती है और फैंग के ऊपर कूद जाती है। और तभी उस मैजिकल झाड़ू से ही इन सारे लोगों का बुरा हाल हो जाता है, वो भी एक ही बार में। और फिर गुइयां फैंग के ऊपर से नीचे उतरती है। इन सारे लोगों का बुरा हाल देखकर लिन को तो शौक लगता है कि ये कैसे हो गया। वो सोचती है कि क्या वो झाड़ू में ही कुछ जादू था, पर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लिन अपनी एविल पावर का इन लोग के ऊपर असर डालती है, जिसके बाद ये सारे गार्ड्स फिर पोजेस्ड हो जाते हैं और गुई के ऊपर फिर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर शाओ तो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरी बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो गुई कहती है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, अब तुम इन लोग से निपटोगे। तो वो कहता है कि बॉस मैं तो इन लोगों के सामने कोई मैच नहीं हूँ, मैं क्या ही कर लूंगा। पर फिर वो समझता है कि बॉस ने मुझे बोली करने को, तो लगता है मेरे अंदर फिर पावर आ गई होगी। वो तुरंत ही फिर यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो सच में यहाँ पर उसके अंदर पावर आ जाती है, जिससे वो इन सारे को हरा देता है। गुई तो शौक रह जाती है कि ये शाओ तो कितना अमेजिंग निकला। तभी शाओ तो इसी थैंक्स बोलने लगता है, बॉस आपने तो एक ही बार में इतनी सारी पावर दे दी मुझे। तो फिर वो कहती है कि मैंने दी। विलियन सोच लगती है कि गुई के पास तो कोई भी पावर नहीं है, फिर भी आखिर उसने हमें कैसे हरा दी। लगता है ये जगह ही बहुत ही पावरफुल है और यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी है, फिर तो अगर ये जगह मुझे मिल जाएगी तो मैं और पावरफुल बन सकती हूँ। फिर वो गुई से कह देती है कि तुम्हें बाद में देख लूंगी, और वो हुओ के साथ चली जाती है। गुई यहाँ पर शाओ को ऑर्डर देती है कि जाओ, जो भी उसने ज़मीन खराब कर दी है अब उस पर वापस से फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो वो सोचने लगता है कि बॉस मुझसे इसलिए फार्मिंग कराती है ताकि मैं और स्ट्रांग बनूं, क्योंकि फिर कल्टीवेशन लेवल तभी बढ़ेगा। और वो इतना खुश होकर फिर काम करने के लिए जल्दी से चला जाता है। तो फिर यहाँ पर शाओ को देखकर गुई फैंग से इस बारे में पूछती है कि तुम्हारा नीफ्यू जब छोटा था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दरवाज़ा उसके सर पे लग गया हो या फिर किसी डोंकी ने उसे किक किया हो। तो फैंग बताने लगता है कि मेरे नीफ्यू का IQ 180 है और बस मुझसे थोड़ा ही कम है, और वो उस पर प्राउड फील कर रहा होता है। तो गुई सोचती है कि लगता है इसका भी IQ ज़्यादा नहीं है। फिर लिन यहाँ से अपने मास्टर के पास जाती है और उन्हें इस बारे में बताने लगती है कि मास्टर मुझे एक पावरफुल जगह मिल गई है जहाँ से हमें बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी मिल सकती है। तो उसके मास्टर तो अपना बिजी होते हैं कल्टीवेशन करने में, और वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो कोई और चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं देना चाहते। तो लिन गुस्से में फिर चली जाती है और हमें पता लगता है कि वो मास्टर जो एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहा है वो किसी और की नहीं बल्कि फैंग की है। और फैंग की यहाँ पर हालत ख़राब हो रही होती है। उसे देखकर डॉग और मुर्गी दोनों ही आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि पिछली लाइफ में ये बहुत ही पावरफुल बंदा था जिसने बहुत ही सारी एविल पावर्स को ख़त्म किया है और उसने इस बॉडी के अंदर वापस से रीबॉर्न होना चुना है, लेकिन अभी उसे पता ही नहीं है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे, तभी फिर सारी एविल एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता है, नहीं तो वो लोग तो और बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर फैंग की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, तभी गुई आकर उसे पकड़ती है और उसे गिरने से बचाती है। तो फैंग यहाँ पर शॉक हो जाता है कि गुई के टच करते ही उसका सारा का सारा पेन एक ही बार में ख़त्म हो गया और अब वो ठीक फील कर रहा है। शॉक कहता है कि अंकल आप ठीक तो है ना। तब यहाँ पर गुई को लगता है कि ये फैंग इतना ज़्यादा नाजुक है कि वो थोड़ा सा भी लेबर वर्क नहीं कर पाता है। वो कहती है कि ठीक है तुम जाकर अब रेस्ट कर लो, मैं बाकी क्या संभाल लूँगी। तो फैंग फिर अपना जाने लगता है और इतने में जैसे ही वो गुई से थोड़ा दूर होता है तो उसकी हालत वापस से ख़राब होती है। तो वो जल्दी से वापस उसके पास आती है और उससे चेक करने लगती है कि तुम ठीक तो हो। तो फैंग कहता है कि जब भी तुम मेरे क्लोज आती हो तो मैं ठीक फील करता हूँ। ये सुनकर वो सोचती है कि ये सुनने में कितना अजीब है। तभी शॉक कहता है कि मैं समझ गया, अंकल का बैड लक और बढ़ चुका है, इसलिए अब वो तुमसे 1 मीटर भी दूर रह रहे ना तो फिर उनका बैड लक की वजह से हालत ख़राब हो रही है। गुई कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब मुझे और फैंग को इतना पास पास रहना पड़ेगा। तो ये सुनकर फैंग बहुत ही शाय फील कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि फैंग की और एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है। तो वो सोचता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर ये लोग जब डिनर करने बैठते हैं तो शाओ कहने लगता है कि अंकल क्यों ना आप बॉस के पास ही बैठ जाओ तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फिर गुई यहाँ पर फैंग के लिए अपने बाजू में जगह बना देती है और फिर फैंग उसके बाजू में आके बैठ जाता है। शाओ कहता है कि अंकल थोड़ा और पास बैठ जाओ ताकि आप फिर अच्छा फील करें। तो फिर फैंग यहाँ पर गुई के और नज़दीक आ जाता है और वो और भी ज़्यादा पास आ रहा होता है। तो फिर गुई इरिटेट हो जाती है और कहती है कि एक काम करो ना, मेरी गोदी में बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर इसके बाद वो सच में बैठ भी जाता है।
फिर डिनर के बाद फैंग अपना शावर लेने के लिए गया होता है और गुई को उसके बाथरूम के बाहर यहाँ पर खड़े रहना पड़ रहा होता है क्योंकि वो उससे दूर नहीं रह सकती है। वो सोचती है कि सच में ये इतना नाजुक है कि मुझे इसके पास ही रहना पड़ेगा। फिर वो यहीं लेट भी जाती है इंतज़ार करते करते और फिर सोचती है कि इतना देर हो गया, कहीं ये बाथरूम के अंदर बेहोश तो नहीं हो गया है। फिर वो नॉक करनी चाहती है कि इतने में दरवाज़ा खुल जाता है और वो गलती से उसके मसल्स को टच कर लेती है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर दोनों को एक ही रूम में अब सोना पड़ता है, इसलिए फैंग ने तो अपने आप को पूरा ब्लैंकेट से बांध लिया होता है ताकि वो गुई के बिल्कुल भी पास ना जाए। और वो ये देख रही होती है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को बांध करके रख रहे हैं। फिर इतने में इन लोग के रूम में शाव आया होता है और वो इन लोगों को धागे वाली रिंग पहनाने आया होता है ताकि फिर रात में वो लोग सोते हुए 1 मीटर से दूर ना हो जाए। और फिर वो इन लोगों को गुड नाइट बोलकर भाग जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि गुई तो सोते सोते ऊपर बेड से यहाँ नीचे गिर जाती है और फैंग के इतना क्लोज आके सो रही होती है और वो बेचारा बस कुछ कर ही नहीं पाता और ऐसे उसे देखते हुए सो जाता है। फिर मॉर्निंग में जैसी गुई उठती है तो वो शॉक होती है कि वो क्या स्लीप वॉकिंग करते हुए उसके पास आ गई। फिर वो चुपके से उठकर जाने वाली होती है और इतने में फैंग भी जाग जाता है तो वो बहुत ही एम्बैरस होती है और सोचती है कि बस ये कुछ गलत ना समझे। फिर मॉर्निंग में गुई और फैंग दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और शाओ यहाँ पर गाय का सारा गोबर साफ करने में लगा होता है और उसे इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है कि वो सोचता है कि बस मुझे कोई और मिल जाए काम करने को, मुझे कोई बंदा ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं लिन और हुओ को जो कि चुपके से इस घर में झांक रहे होते हैं और वो लोग उसी झाड़ू को देखने लगते हैं और आपस में प्लानिंग करते हैं कि वो जादुई झाड़ू है इसलिए उन्हें उसे चुराना होगा। फिर ये लोग रात में चुपचाप से अंदर कूद जाते हैं और उस झाड़ू को उठाने की कोशिश करते हैं पर वो इतना वजन होता है कि ये लोग उठा ही नहीं पाते और उस झाड़ू के नीचे ही दब जाते हैं। तभी इतने में इन लोग की आवाज़ से गुई की नींद खुल जाती है और वो फैंग को बताती है कि लगता है कोई चोर घुसा है। फिर दोनों जन यहाँ देखने के लिए आते हैं तो ये लोग तो लिन और वो दोनों को यहाँ पर देख लेते हैं। लिन तो यहाँ पर कोई भी बहाना करके यहाँ से भाग लेती है और वो फंस जाता है क्योंकि झाड़ू उसके ऊपर गिर गया होता है और वो उसे उठा ही नहीं पा रहा होता है और वो कहने लगता है कि प्लीज़ इस झाड़ू को मेरे ऊपर से हटा दो, नहीं तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। तो गुई तो एक हाथ से तुरंत ही हटा लेती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा नाजुक हो, जो एक हल्का सा झाड़ू तुमसे नहीं हट रहा था। तब यहाँ पर शाव आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो मिस्टर हो, तुम यहाँ पर सारी मैजिकल चीज़ें चुराने के लिए आए थे। तो ये सुनकर गुई सोचती है कि क्या क्या बोलता रहता है। फैंग कहता है कि तुमने जो वो पॉट को तोड़ दिए हो ना, वो पता है कितना ज़्यादा कीमती है, तुम्हें अब उसके पैसे भरने होंगे। यहाँ पर डॉग बहुत ही अपसेट हो रहा होता है क्योंकि उसमें तो वो खाना खाता है। शाव बताने लगता है कि उसने 100 मिलियन का नुकसान किया है। तो ये सुनकर वो शॉक होता है और जैसे ही पीछे होने लगता है तो शाव कहता है कि वहाँ पे पैर मत रखो, वो जो पत्थर है ना वो जेड है। तो वो डर के और पीछे होता है और तभी एक वेजिटेबल का बास्केट नीचे गिर जाता है। तो शाव चिल्लाता है कि तुमने सारे वेजिटेबल्स के ऊपर पैर रख दिया और उन्हें तोड़ दिए, तुम्हें पता है वो पूरे 5 कैबेज थे, यानी तुमने पूरे 500 मिलियन का नुकसान करो। तो ये सुनकर वो तो और शौक रह जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, आखिर ये कैबेज इतने महंगे कैसे हो सकते हैं। तो शाओ से याद दिलाता है कि लगता है तुम भूल गए हो, तुम्हारे डैड ने इसे एक 100 मिलियन में खरीद के गए। तो वो तो फिर याद करने के बाद रोने लग जाता है कि आखिर इतने इंपॉर्टेंट कैबेज को कौन ऐसे रखता है, मेरे पूरे 1 बिलियन का नुकसान हो गया है, आखिर अब मैं क्या करूँ। शाओ तो खुश हो रहा होता है कि अब गाय का गोबर उठाने वाले बंदे का इंतजाम हो चुका है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हारे डैड तुम्हारे ये नुकसान का पैसा भरने के लिए तुम्हें 1 बिलियन तो देंगे नहीं, तो चलो अब तुम अपना कर्जा भरने के लिए यहीं पर ही रुकोगे और यहाँ पे काम करोगे, समझ गए। और फिर वो उसे सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है और फिर नेक्स्ट डे उसे बस ऑर्डर दे रहा होता है और यहाँ पर उससे सारे गाय के गोबर क्लीन करवा रहा होता है। यहाँ पर फिर वो बस प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं इतना बड़ा यंग मास्टर होकर ये सब क्लीनिंग के काम में लग गया हूँ, मुझे यहाँ से बचकर भागना होगा। फिर वो मौका देखकर यहाँ घर से भागने वाला होता है पर इतने में गुई घर में आई होती है और वो उसे कहने लगती है क्या तुम सुबह सुबह भाग रहे थे। तो उसके ऐसे वर्ड्स बोलते के साथ ही हो के ऊपर मैजिक इफेक्ट हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर से भागने लगता है और उसे समझ आता है कि गुई ने ऐसा मुंह से बोली इसलिए उसका असर पड़ा। तो वो सोचता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि वो ली शाओ और फैंग दोनों यहाँ पर इसके लिए क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों इससे हार मान चुके हैं। इसके तो वर्ड्स भी इतने पावरफुल है कि उसका असर इतना जल्दी हो जाता है। फिर वो इतना काम करने के बाद देख रहा होता है कि फैंग और शाओ दोनों यहाँ गुई के पास बैठे होते हैं और शाओ गुई को टी सर्व करने में लगा होता है। तभी वो सोचता है कि मेरी बॉस तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट, एक्सीलेंट और इतनी ब्यूटीफुल भी है, काश बॉस मुझे लाइक करती तो कितना अच्छा होता। फिर वो जल्दी से भाग कर जाता है और शाओ को हटाते हुए कहता है कि मैं बॉस को टी सर्व करूँगा
और जैसे वो टिया कप में निकाल के देने जा रहा होता है तो फैंग उससे कप ले लेता है और कहता है कि मेरी फियांसी को तुम्हें सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हुओ को शौक लगता है कि मेरी बॉस का ये फियांसी है, और फिर फैंग इस कप को गुई को पकड़ाता है और गुई खुश होने लगती है कि वैसे पूरा दिन इतना हैंडसम फेस देखने का बहुत ही अच्छा लक है मेरे पास। फिर शाओ तो हुओ को समझाने लगता है कि बॉस का बॉडीगार्ड मैं हूँ तो तुम मेरी जॉब मत छीनो। तो फिर हुओ गुई से कहता है कि बॉस आप बताओ ना आपको क्या काम की ज़रूरत है, मैं तो आपका पर्सनल स्लेव बनने को तैयार हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मैं अपनी पूरी फैमिली को आपका स्लेव बना दूंगा। तो ये सुनकर गुई शौक होती है कि क्या बोले जा रहा है। फिर गुई जब बर्तन धोने जाती है तो हुओ से कहता है कि बॉस आप जाओ, ये काम मुझ पे छोड़ दो, और वो अपना एक हाथ स्लीव के बाहर निकाल कर उसे अपनी बॉडी शो कर रहा होता है। गुई फिर आके बैठ जाती है और फैंग तो हुओ को ही देख रहा होता है और बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। फिर बर्तन धोने के बाद वो यहाँ बीच में आ जाता है और गुई से कहने लगता है कि बॉस आपका शोल्डर दुख रहा होगा ना, लाओ मैं आपको शोल्डर मसाज दे दूँ। तो फिर फैंग उससे कहता है कि मेरा शोल्डर दुख रहा है, लाओ मुझे मसाज दो। फिर इसके बाद गुई और फैंग रूम में सोने के लिए जा रहे होते हैं तो यहाँ पर पीछे पीछे वो भी आ रहा होता है, पर गुई उसे साफ कह देता है कि रूम में सिर्फ मैं और मेरी फियांसी रहने वाले, तुम नहीं, और वो दरवाज़ा भी बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि मिस्टर जाओ के घर पहुंच जाती है और वो सोचती है कि अब मास्टर तो मेरी बात सुन ही रहे हैं तो मुझे इस मिस्टर जाओ का ही यूज़ करना होगा। वो जल्दी से आकर उसे बताने लगती है कि उसके बेटे को उन लोगों ने अपना स्लेव बना लिए और उससे सारा काम करवा रहे, उसे गाय का गोबर भी उठवा रहे, और वो वहाँ पर फंस गया है। तो मिस्टर जाओ कहने लगता है कैसे कैसे वो लोग मेरे बेटे को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा और उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। फिर लिन यहाँ पर खुश होने लग जाती है और मिस्टर जाओ अपने सारे गार्ड्स के साथ गुई के घर के बाहर पहुँच जाते हैं। और तब यहाँ पर वो तो मुर्गी को टाइम पर पकड़ लेता है। तभी उसके डैड उसे आवाज़ देते हैं कि बेटा यहाँ पर आओ, मेरे बेटे ने कितना ज़्यादा सफ़र किया है, उन लोगों ने तुमसे कितना काम करवाया, देखो तुम पतले हो चुके हो। वो उसे कहते हैं कि बेटा आप तुम ही एक ज़रूरी काम कर सकते हो, फिर हमारा काम हो जाएगा। वो उसे कान में समझा देते हैं और फिर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं ताकि वो गुई से साइन करवा ले और ये जगह उनके नाम हो जाए। तो ये कहता है कि डैड बस आप मुझ पे छोड़ दो। फिर वो अंदर जाता है और मिस्टर जाओ तो इसी खुशी में होते हैं कि अब ये ज़मीन उनकी होगी। पर यहाँ पर वो हुओ तो अंदर आने के बाद गुई और फैंग दोनों को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बता देता है कि कैसे उसके डैड ने उसे ये काम करने के लिए भेजे और वो उन लोगों को धोखा नहीं देगा, ऐसा वो बोल देता है। जिसके बाद फिर वो बाहर वापस आता है और कहता है कि डैड मैंने उसकी साइन लेकर आ गया हूँ तो अब आप भी साइन कर दो, फिर ये ज़मीन आपकी होगी। तो वो तो खुशी के मारे साइन कर देते हैं और फिर मिस्टर जाओ खुश होकर कहने लगते हैं कि अब ये पूरी ज़मीन मेरी है और यहाँ की सारी चीज़ें भी मेरी है। वो इतने खुशी में ये सब बोल ही रहे होते हैं तभी बाहर आता है और कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ये सब आपकी है क्योंकि अब ये सब क्लीन करने का काम आपका है। और फिर वो यहाँ पर फैंग को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि बॉस देख लो मैंने अपने डैड की साइन करवा लिया हूँ। और अब तो वो इसी खुशी में होता है कि गाय का गोबर अब वो नहीं साफ करने वाला है बल्कि अब उसके डैड करेंगे। फैंग यहाँ पर दिखाता है कि मिस्टर जाओ देख लो आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हो, सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर जाओ शॉक हो जाते हैं और फैंग से कहने लगते हैं कि आखिर तुम कैसे बैठे हो। फिर नेक्स्ट डे उन्हें पूरा फार्म में काम करना पड़ रहा होता है और वो यहाँ गाय को गोबर क्लीन कर रहे होते हैं और वो बस अपने डैड को काम करते हुए देखकर मजे कर रहा होता है। फिर मिस्टर जाओ पूरा दिन क्लीनिंग का काम करने के बाद जब यहाँ खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कहने लगते हैं कि पूरा काम करने के बाद अब ये खाना मिल रहा है। तो वो कहता है कि डैड ध्यान से देखो खाने को। तो फिर यहाँ पर मिस्टर जाओ तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि जो भी वेजिटेबल्स खाने में बने हुए वो सभी कितने कीमती वाले वेजिटेबल्स हैं जिन्हें यहाँ इतना सारा आम तरीके से पका के खाया जा रहा है। वो कहते हैं कि तुम लोग रोज़ यही खाते हो। तो गुई को लग रहा होता है कि ये इतना आम खाना है, इसीलिए वो कह रही होती है कि आज मैं बाहर शॉपिंग पे नहीं गई तो इसीलिए जो घर में था वही खिला दे रही हूँ। तो मिस्टर जाओ कहने लगते हैं कि ये कितना बिलियंस का खाना है और फिर वो अच्छे से सब्जी खाने लगते हैं। तभी वो अपने डैड को एक टी भी पीने को देता है जो कि बहुत ही स्पेशल वाली टी है और वो भी बहुत ही कीमती है, इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा होता है कि वो तो बहुत ही खुशी से उसे पीते हैं और कहते हैं कि क्या ये मुझे और मिलेगा। तो गुई कहती है कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारा ऐसे रखा हुआ है। तो मिस्टर जाओ तो शौक हो रहे होते हैं कि इतनी मिलियंस की कीमती टी को ये इतनी इजीली रखती है। वो सोचते हैं कि ये टी पी के वो तो सारी बीमारियां अपनी दूर कर लेंगे और उन्हें बिना मेडिसिन के सारी बीमारी से आज़ादी मिल जाएगी। फिर मिस्टर जाओ अपने बेटे हो से कहने लगते हैं कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर मज़े कर रहे थे और ये नहीं हुआ कि अपने डैड को थोड़ा जल्दी बुला लूँ। तो गुई ये सुनकर शौक होती है कि ये लोग इतने अमीर हैं और यहाँ पर स्लेव बनने का काम करके यहाँ की लाइफ इन लोग को अच्छी लग रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिन गुई के घर के बाहर यहाँ पर नज़र रख के सोच रही होती है कि मिस्टर जाओ आखिर क्या कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने इस गुई से ये ज़मीन ली नहीं। तभी इतने में लिन देखती है
कि गुई के साथ यहाँ पर मिस्टर जाओ हो और सारे लोग मिलकर फार्मिंग का काम करने के लिए गए होते हैं। और ये देखकर वो शौक रह जाती है कि आखिर गुई ने इन लोगों को क्या दवा पिलाई है जो सभी इसके साइड हो चुके हैं। वो सोचती है कि बस मुझे कैसे भी करके ये स्पिरिचुअल ज़मीनों से छीननी होगी, और फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर ये सभी लोग यहाँ पर काम करने में लग जाते हैं और गुई तो फैंग के साथ साथ घूम रही होती है क्योंकि वो फैंग से दूर नहीं रह सकती है। फिर फैंग यहाँ पर उसे कहता है कि क्या तुम मेरा स्वेट क्लीन करने में हेल्प कर दोगी, मेरे हाथ गंदे हो गए तो मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो उसकी हेल्प कर रही होती है और वो और मिस्टर जाओ इन लोगों को ही देख रहे होते हैं। वो कहता है कि देख लो डैड, ये कितना ज़्यादा शेमलेस बंदा है, पूरा दिन ये मेरी बॉस को अपना हैंडसम चेहरा दिखाकर उन्हें अट्रैक्ट करने के पीछे पड़ा रहता है। डैड आप सोचो, अगर मैंने अपनी बॉस का दिल जीत लिया ना तो फिर हमारी फैमिली नंबर 1 फैमिली बन जाएगी। तो फिर मिस्टर जाओ खुश हो जाते हैं कि हाँ तुम्हारा चेहरा चलो कोई तो काम का है, और वो उसे जल्दी से गुई के पास भेज देते हैं कि जाओ बेटा, अब हमारी फैमिली तुम पर ही डिपेंड है। फिर यहाँ पर फैंग बीच में आ जाता है गुई की हेल्प करने और कहता है कि लाओ ये मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम जाके आराम करो। फैंग जेलसी में फिर यहाँ पर बीमार होने का नाटक करने लगता है। तो गुई यहाँ पर जल्दी से हो को ढकेलती है और फैंग के पास आकर उसकी केयर करने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है कि देखो अब तुम मेरे पास आई ना तो मैं ठीक हो गया, तुम्हारे दूर रहने पर मैं ठीक नहीं रहता हूँ। गुई कहती है कि ऐसा कैसे चलेगा, तुम्हारी बीमारी लगता है बढ़ती जा रही है, क्यों ना हम हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लें। तो वो कहता है कि नहीं, हॉस्पिटल से बेहतर है कि तुम मेरे साथ रहो तो मैं जल्दी ठीक होऊंगा। तभी वो ये सब देखते हुए कहने लगता है कि डैड मेरा तो दिल दुख रहा है ये सब देखकर, डैड ये फैंग तो बहुत ही बड़ा ग्रीन टी है। फिर फैंग इन लोगों को दिखा रहा होता है सब और वो प्लानिंग कर रहा होता है कि इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए वो इन लोगों को बैंकरप्ट करने वाला है। फिर मिस्टर जाओ और वो दोनों यहाँ रूम में आने के बाद भी प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि कैसे वो गुई का दिल जीतेगा। मिस्टर जाओ अपने बेटे को सिखा रहे होते हैं ट्रिक्स वगैरह। पर तभी इतने में मिस्टर जाओ को कॉल आती है कि उनकी कंपनी की सिचुएशन ख़राब हो गई है, जिसके बाद फिर उन लोगों को कार में बैठकर कंपनी जाने के लिए निकलना पड़ रहा होता है। और वो लोग बताते हैं कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने की पोजीशन पर आ गई है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। वो तो यहाँ पर गुई को आवाज़ देकर कह रहा होता है कि बस मैं जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वापस आऊँगा और तुम्हारा प्यारा सर्वेंट बन के रहूँगा। और फैंग तो यहाँ पर खुश हो रहा होता है कि फाइनली ये दोनों गए। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि गुई की अंकल आंटी के पास गई होती है और वो उनसे कह रही होती है कि वो उन लोगों को ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद कर सकती है, बदले में बस उसे गुई की ज़मीन चाहिए जहाँ वो विलेज में रहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गुई को देखते हैं, उसके पास यहाँ पर शाओ से फैन से हवा कर रहा होता है। तभी फैन को ये भी जेलसी हो रही होती है कि ये भी हमारे बीच में कबाब की हड्डी की तरह है। तभी शाओ समझ जाता है कि फैंग जेलस हो रहा है, तो वो उसे फ़ैन पकड़ा देता है कि अंकल क्यों ना आप ही हवा कर दो, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ, और वो तुरंत ही चला जाता है। फिर फैंग यहाँ पर गुई को फ़ैन से हवा कर रहा होता है और तभी उसके और क्लोज आने लगता है, तो गुई अपने दोनों हाथ से उसे रोक रही होती है। तो वो दिखाता है कि वो बस उसकी बाल से लीफ निकाल रहा था और वो कहता है तुम्हें मेरे मसल्स टच करना इतना पसंद है तो तुम और कर सकती हो। तो वो तो बहुत ही शाय हो जाती है। यहाँ पर फिर हम गुई के अंकल को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के पास आते हैं और वो उन्हें अपने आप को प्रॉपर्टी देने के लिए बोलते हैं और उनके ऊपर तुरंत ही वो मैजिक स्पेल का यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो उसे लिन ने दी थी। पर ग्रैंडपा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और वो तुरंत ही इन्हें चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर जादू करने आए हो। तो अंकल को शौक लगता है कि ये काम नहीं क्यों नहीं करा। तो फिर ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्होंने जो गुई की दी हुई वो मेडिसिनल वाली वेजिटेबल को खाए थे, इस वजह से ही वो अब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गए, तो इसलिए इतनी इजीली उनके ऊपर कोई एविल पावर असर नहीं कर सकती। वो अंकल को चिल्ला कर यहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद फिर ग्रैंडपा अंकल आंटी को घर से भी निकलवा देते हैं, वो भी उनका सामान भी बाहर फेंक कर। तो यहाँ पर फिर अंकल कुछ और प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद वो लिन के साथ मिलकर यहाँ पर गुई के डैड को ऑलरेडी कर्जे में डाल चुके होते हैं और उसे गुई के घर के बाहर लेकर पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी डैड का मेरा पूरा 30 बिलियन का उधार है और वो पैसे अब तुम तो भर नहीं पाओगी, तो अपनी ये घर की ज़मीन पूरी मुझे दे दो, फिर मैं ये 30 बिलियन के पैसे माफ़ कर दूंगा। तो यहाँ पर फिर डैड कहने लगते हैं कि बेटा मेरे लिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुई को तरस आने लगती है कि आफ्टर ऑल वो उसके डैड है। फिर इतने में फैंग अपनी तरफ से 30 बिलियन का कार्ड निकाल कर दे देता है कि ये लो, अब गुई के डैड का जो कर्जा है वो मैं पे कर रहा हूँ, तो अब जाओ यहाँ से। तो फिर अंकल तो जल्दी से एक कार्ड लेकर भाग जाता है और लिन की भी वो नहीं सुनता, तो लिन का तो प्लान ख़राब हो जाता है। और फिर यहाँ पर गुई के डैड उसे कहते हैं कि मेरी वजह से मिस्टर फैंग ने तुम्हारे लिए ये 30 बिलियन दे दिए, तो फिक्र मत करो, बस मैं भी और काम करूँगा और ये 30 बिलियन का कर्जा चुका दूंगा।
दूसरी ओर लीना अपने मास्टर के पास जाती है और इन्हें इस बारे में बताती है कि वो लैंड बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है और अब तो वो कल्टीवेशन से फ्री हो गए, तो चल के वो ज़मीन को चल कर देखे। जब इसके मास्टर यहाँ पहुँचते हैं तो गुई के घर के सारी आसपास की ज़मीन की पावर्स देखकर ही समझ जाते हैं। फिर इतने में गुई, फैंग और शाओ के साथ बाहर आती है और मास्टर इन लोगों से कहने लगते हैं कि ये ज़मीन तुम लोग छोड़कर चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर शाओ कहता है कि मेरी बॉस जो है ना वो तुम लोग को एक चुटकियों में यहाँ से सबक सिखाकर भगा देगी, इसलिए तुम खुद अच्छे से यहाँ से चले जाओ। तो गुई सोचती है कि ये फिर से शुरू हो गया। फिर ये मास्टर अपनी मैजिक पावर का यूज़ करना शुरू कर देता है और गुई के ऊपर अटैक करने लगता है। तो गुई को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से उसके सामने फैंग आ जाता है और उसे अंदर तक चोट लगती है, तो उसके मुंह से खून आ रहा होता है और फिर यहाँ पर मास्टर शाओ को भी चोट पहुंचा देता है। तो ये देखकर फिर गुई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके अंदर पुरानी लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है और फिर वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मास्टर को सबक सिखाती है। जिसके बाद तो फिर वो मास्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये तो बहुत ही पावर वाली लड़की है। और यहाँ पर गुई के जो सारे मुर्गी और डॉग्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं कि हमारी बॉस की मेमोरी आ गई है लगता है। पर फिर इतनी मैजिकल पावर यूज़ करने के बाद कोई को यहाँ चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होती है। जिसके बाद फिर जब उसे होश आता है तो वो तो सब कुछ भूल चुकी होती है और कहती है कि आखिर क्या हुआ था। तभी उसका डॉग आकर कहने लगता है कि अच्छा, तो बॉस की मेमोरी वापस नहीं आई है, बस टेम्परेरी उनकी मेमोरी आई थी। तो वो अपसेट हो रहा होता है। तभी गुई उसकी आवाज़ सुन लेती है और फैंग के पास आकर कहने लगती है कि मुझे इस डॉग की बातें सुनाई दे रही है। ये डॉग तो अपसेट होकर चला जाता है और गुई सोचने लगती है कि शायद मैं सपना देख रही होंगी, ऐसे कैसे डॉग बोल सकता है। फिर गुई अचानक से देखती है कि उसने फैंग को हक करी हुई है, तो वो जल्दी से उसे दूर होकर भाग जाती है और फिर शाओ कहने लगता है कि अंकल, अब आपको बॉस से इतना दूर रहकर भी कुछ भी नहीं हो रहा है और आप बिल्कुल ठीक है। तो फैंग को भी ये चीज़ शॉकिंग लगती है कि वो सच में ठीक हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शाओ की ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि फैंग और शाओ दोनों को ही लेने के लिए यहाँ पर आई होती है और कहने लगती है कि एक तो मेरा बेटा और दूसरा मेरा ग्रैंडसन दोनों ही यहाँ पर एक लड़की की वजह से घर आने को नहीं मान रहे, मैं भी तो देखूँ वो कौन है। तो शाओ कहने लगता है कि ग्रैंडमा आप यहाँ पर, और वो गुई को बता देता है कि ये असल में फैंग की मॉम है और मेरी ग्रैंडमा है। तो फिर फैंग की मॉम यहाँ पर गुई से अकेले में बात कर रही होती है और ये दोनों साइड में खड़े होकर देख रहे होते हैं। फैंग की मॉम गुई को 10 बिलियन का कार्ड दे रही होती है। तो वो सोचती है कि शायद उसके साथ ड्रामा वाला सीन हो रहा है कि कोई रिच मॉम अपने बेटे को गरीब लड़की से दूर करने के लिए उसे अच्छे खासे पैसे दे रही है। तो फिर गुई तो खुश होकर वो कार्ड उठाने वाली होती है और कहने लगती है कि आप चाहती है कि मैं आपके बेटे से दूर हो जाऊँ। तभी फैंग की मॉम बताती है कि ये पैसे तो मेरे बेटे से शादी करने के लिए। गुई ये सुनकर शॉक होती है कि ये तो उल्टा निकला। यहाँ पर मॉम बता रही होती है कि फाइनली उनका बेटा किसी लड़की के प्यार में तो पड़ा है और उसे शादी करने के लिए रेडी हुआ है, नहीं तो अब तक तो वो मॉन्क बनने के पीछे पड़ गया था और वो तो इतनी परेशान हो गई थी, लेकिन अब वो फाइनली बहुत ही खुश है। और वो बताती है कि ये 10 बिलियन तो उसकी शादी का गिफ्ट है, वो जो चाहे इसे खरीद सकती है। फिर मॉम तो कह रही होती है कि क्यों ना तुम और फैंग आज ही जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तभी जल्दी से फैंग यहाँ पर आता है और कहता है कि मॉम प्लीज़ आप गुई को डराओ मत। तो मॉम मन में सोचती है कि मैं यहाँ इसकी हेल्प करने आई हूँ, नहीं तो इससे तो कुछ होगा नहीं। तो फिर मॉम यहाँ पर बीमार होने का नाटक करने लगती है और कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और मैं बस अपने बेटे को शादी करते हुए देखना चाहती हूँ, तो इसमें गलत है कुछ। शाह जल्दी से उन्हें मूली देने लगता है कि ग्रैंडमा आप इसे खा लो, इससे आपको 20 साल की लाइफ और मिल जाएगी। तो मॉम सोचती है कि सच में मेरा ये ग्रैंडसन इतना बुद्धू है, इसे समझ नहीं आ रहा है। फिर फैंग की मॉम गुई और फैंग दोनों के ऊपर नजर रखी होती है और देख रही होती है कि मेरा बेटा सच्ची में इस लड़की को लाइक करता है और वो भी इसे पसंद करती है, बस दोनों ही कुछ भी पहल नहीं कर रहे। तो मॉम तो यहाँ पे ड्रिंक में कोई नशे वाली मेडिसिन मिलाकर उसे फैंग को पीने को दे देती है। इसके बाद फिर गुई और फैंग जब साथ में रूम में सोने जाते हैं तभी यहाँ पर फैंग के ऊपर उस नशे का इफेक्ट हो जाता है और वो गुई को फोर्सली किस करने की कोशिश करता है। तो गुई उसे दूर करती है और कहती है कि उसे क्या हो गया है। तो फिर फैंग भी यहाँ पर समझ जाता है और वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सीधा शावर लेने चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी मॉम से कहता है कि उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला कर दी थी। तो फिर मॉम मान जाती है और कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, नहीं तो तुम इतना स्लो स्पीड में चलोगे तो कैसे लड़की का दिल जीतोगे। तो फिर फैंग अपनी मॉम को उनके घर भेज देता है कि वो आगे की चीज़ सब खुद संभाल लेगा। फिर हम देखते हैं कि लीन अपने मास्टर के साथ गुई और फैंग दोनों के ऊपर नज़र रखी होती है और यहाँ पर मास्टर समझ जाते हैं कि ये लड़का इस लड़की को बड़ा पसंद करता है। तो फिर वो रात में उसे गुई बनकर ही यहाँ पर गाना गाते हुए बुलाते हैं, पर यहाँ पर
फैंग समझ जाता है कि तुम गुई नहीं हो, तो फिर मास्टर असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ, और वो उसे अपने साथ पकड़ के लेकर चले जाते हैं और उसके ऊपर अपनी मैजिक का यूज करने लगते हैं, और वो साथ ही लिन को भी मार देते हैं और उसकी भी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पर फैंग की जो मैजिक पावर है वो वापस आ जाती है और वो इस मास्टर को हरा देता है। और यहाँ पर तभी जैसी गुई पहुंचती है तो फिर फैंग यहाँ पर बीमार होने का नाटक करता है और गुई उसे फिर मास्टर से बचाने के बाद घर ले आती है और उसे अच्छे से मेडिसिन वगैरह पिलाने लगती है। तो वो और उससे अपनी केयर करवा रहा होता है और कहता है कि मेडिसिन बहुत ही कड़वी है, तो क्यों ना तुम मुझे किस दे दो, तो फिर मैं पी लूँगा। तो गुई फिर उसे किस कर लेती है और शाओ इन लोग को ऐसे देखकर जल्दी से बाहर चला जाता है इन लोग को टाइम देने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मास्टर एक डीमन के पास जाता है और वो डीमन उसे कह रहा होता है कि वो कोई काम का नहीं निकला, इसलिए अब उसे खुद आना पड़ेगा। फिर फाइनली हम देखते हैं कि वो डीमन जब इन लोग से फाइट करने आता है तो वो गुई को देखते ही हार मान लेता है, क्योंकि पिछली लाइफ में गुई ने उसकी जान बचाई थी और उसे बहुत सारे लोगों से बुली होने से बचाई थी। तभी से वो उसे अपनी बड़ी सिस्टर की तरह मानता था और उसकी बहुत ही केयर भी करता था। पर यहाँ पर अब गुई को पिछली लाइफ की मेमोरी याद ही नहीं होती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर फैंग यहाँ पर उस डीमन के सामने गुई के साथ क्लोज होने में लगा होता है, तो उस डीमन को भी जेलसी हो रही होती है। फिर फैंग फाइनली गुई को प्रपोज कर देता है कि वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है और वो गुई से भी उसका जवाब मांगता है। तो गुई फिर फाइनली उसे हाँ बोल देती है कि वो भी उसे लाइक करती है। ये डीमन सोचता है कि अभी भी मेरे पास चांस है, क्योंकि अभी उन दोनों की शादी कहाँ हुई है। पर फिर देखते ही देखते गुई और फैंग दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी जाकर ले लेते हैं और फिर उनका बेबी भी हो जाता है, जिसका ख्याल फिर ये डीमन रख रहा होता है और इन लोग के साथ ही रह रहा होता है। और गुई और फैंग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।